आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, हिस्ट्री का चैप्टर 2, क्लास नाइन्थ हिस्ट्री चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इसके बारे में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर। तो इसमें अब सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये समझ लीजिए। सोशलिज्म क्या है सबसे पहले ये समझेंगे इसमें, ठीक है। और ये धीरे धीरे यूरोप में कैसे फैला और रशियन रेवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके क्या रीजंस रहे जिसके कारण रशियन रेवोल्यूशन हुआ, कार्ल मार्क्स कौन थे, इनका क्या रोल था, सोशलिज्म में इनका क्या रोल होता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रशिया कहां है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चल के देखते हैं कि रशिया कहां है वर्ल्ड मैप पे। ये देखिए, ये रही हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी पृथ्वी, और यहां पर देखिए ये हमारा प्यारा देश भारत है, दिख रहा है सभी को। इसके नॉर्थ साइड जाएंगे आप, जब इसके नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो देखिए ये कौन सी कंट्री है, चाइना है। कौन सी है, ये आपकी चाइना है। और इसके ऊपर जाएंगे तो ये कंट्री है आपकी कजाकिस्तान, ठीक है। और कजाकिस्तान के बगल में ये है मंगोलिया। अब इसी के आप ऊपर जाइए, ये रहा आपका रशिया, दिख रहा है आप सभी को। इस ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा रीजन आपके वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज कौन सी है बेटा, रशिया है। देखिए यहां से बाउंड्री उसकी स्टार्ट होती है, ये दिख रहा है सभी को। ये बाउंड्री पूरी है रशिया की, और यहां तक पूरा रीजन ये आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा रीजन ये पूरा रशिया का है, ठीक है। वर्ल्ड की बिगेस्ट कंट्री है ये, आपकी सबसे बड़ा देश, ठीक है। एरिया वाइज सबसे बड़ा देश वर्ल्ड का रशिया है, देख लीजिए इतना बड़ा रशिया है ये आपका। एक बात और याद रखिएगा, रशिया ओवरऑल दो पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब एक कॉन्टिनेंट में नहीं आता है। टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं सभी को पता है ना। सबसे पहले एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा नॉर्थ अमेरिका, पांचवा साउथ अमेरिका, छठा अंटार्कटिका और सातवां ऑस्ट्रेलिया। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इनमें से रशिया उन कंट्रीज में से आता है जो दो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। दो कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से, एक तो एशिया, ठीक है, और दूसरा यूरोप। कौन कौन सा, एक एशिया, दूसरा यूरोप। देखिए यहां पे कैसे डिसाइड करें कि कौन सा पार्ट रशिया का एशिया में आता है, कौन सा पार्ट रशिया का यूरोप में आता है। तो उसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि रशिया में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है यूराल माउंटेन रेंज। क्या नाम है बेटा, यूराल माउंटेन रेंज। वो कुछ यहां से है, दिख रही सभी को। ये यूराल माउंटेन रेंज आपकी डिवाइड करती है एशिया से, यूरोप को अलग करती है। तो आप देख रहे हैं रशिया का मेन पार्ट यहां पे और कुछ पार्ट यहां पे आपको दिख रहा है। तो यूराल माउंटेन रेंज के इधर का रीजन साइबेरियन रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, साइबेरियन रीजन, याद रखिएगा, ठीक है। साइबेरियन रीजन कहलाता है। और इस साइड का रीजन आपका मेन बाकी रशिया है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, साइबेरियन विंड्स चलती हैं। साइबेरियन विंड्स क्या करती हैं, इस रशिया के पूरे रीजन को फ्रीजन रखती हैं। साल के 12 महीने ये पूरा का पूरा रीजन हमेशा बर्फ से जमा रहता है। तो यहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी लो है, काफी डिफिकल्ट टेरेन है, बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है, लाइफ सर्वाइविंग काफी डिफिकल्ट है। वहीं पे ये रीजन आपके लाइफ सर्वाइविंग के लिए सबसे सुटेबल है। तो रशिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन यहीं पे है बेटा। रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। तो रशिया की कैपिटल मॉस्को भी यहीं पे है, और 90% रशियन पॉपुलेशन यहीं पे रहती है, यूराल माउंटेन रेंज के वेस्ट तरफ। किधर बेटा, वेस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ पूरा का पूरा एरिया हमेशा फ्रीजन स्टेट में रहता है। ये बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अब यहां पे आपको थोड़ी सी कैपिटल हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सभी लोग ध्यान से देखिए, यूराल माउंटेन रेंज सभी को दिख रही है कि नहीं। ये रही आपकी यूराल माउंटेन रेंज, ठीक है। ये देखिए, ये डिवाइड करती है आपकी एशिया से यूरोप को अलग करने वाली बाउंड्री रशिया में जो है, यही यूराल माउंटेन रेंज है। और इधर ही पूरी की पूरी मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी बसती है। ये देखिए, ये रही रशिया की कैपिटल मॉस्को। क्या नाम है, मॉस्को, ठीक है। तो ये करंट टाइम का रशिया है, याद रखिएगा। आज के समय में रशिया जैसा है वो
ये आपका ये मैप है। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। आपने रशिया की लोकेशन मैप पे देख ली, वर्ल्ड मैप पे, ग्लोब पे कहां पे एग्जिस्ट करता है। अब चलिए अपने चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे चैप्टर में हमें क्या देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज उस समय का एंशिएंट मैप देखिए, जब रशियन अंपायर हुआ करता था, जिसे जारशाही भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जारशाही। उस समय का रशियन अंपायर कितना बड़ा था, देख रहे हैं यहां पे, आधे से ज्यादा यूरोप पार्ट आपका इसमें कवर्ड है, और इंडिया के ऊपर तक बाउंड्री है इसकी, दिख रही सभी को, इंडिया के ऊपर तक बाउंड्री है आपके रशिया की। यहां पे मंगोलिया को छोड़ते हुए ये पूरा का पूरा रीजन आपका रशियन अंपायर था। क्या था बेटा? ये रशियन अंपायर, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, ये रशियन अंपायर जार का जो था, ये कैसे डिसइंटीग्रेट होता है, कैसे जारशाही खत्म होती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। ये देखिए, मैंने कहा था इस इधर के रीजन को क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। देखिए ये लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पे साइबेरिया लिखा हुआ है कि नहीं। अभी के लिए रशियन एम्पायर का मैप जरूर ध्यान में रखिए। ये रशिया का एक दूसरा मैप देखिए। रशिया का 1991 से पहले तक नाम क्या था? यूएसएसआर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है। रशिया 1991 से पहले यूएसएसआर कहलाता है। ठीक है, 1991 के बाद ये यूएसएसआर टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसमें से कुछ रीजन्स रशिया के आपके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कौन कौन से? जैसे देखिए, ये एक एस्टोनिया है, लातविया है, दिख रहा है आप सबको, बेलारूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, उसके बाद नेक्स्ट इधर आ जाइए, मोल्दोवा है, ठीक है, लिथुआनिया है, सभी को दिख रहा है, रूसिया है, और इधर आर्मीनिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। ठीक है, ये सारे के सारे रीजन्स रशिया से अलग हो जाते हैं 1991 के बाद। तो ये सारे नाम लिख लेंगे आप लोग एक सीक्वेंस से। ठीक है, एक सीक्वेंस से ये सारे के सारे नेम को नोट डाउन कर लेना है कि यूएसएसआर से कौन कौन से रीजन अलग होकर रशिया बना। अब फाइनली जो ये येलो कलर का रीजन दिख रहा है, यही करंट टाइम का आपका रशिया है। ध्यान रखिएगा, येलो कलर वाला रीजन मात्र। ये देखिए करंट टाइम के रशिया का मैप एक बार। ठीक है, रशिया ये रही, मॉस्को ये रशिया की कैपिटल, और बाकी जो रीजन्स अलग हो गए हैं वो अपना एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन बन गए हैं आज के समय में। 1991 में जो रशिया से पार्ट्स टूटकर अलग हो गए थे, वो करंट टाइम पे एक इंडिपेंडेंट नेशंस हैं, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, ये सारा का सारा रीजन आपका रशिया है, जितना आपको लाइट येलो कलर में दिख रहा है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई होप रशिया की लोकेशन क्लियर है सभी को, 1914 तक के रशिया के मैप क्लियर हैं आपके, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया है। यूएसएसआर की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, और रशिया की करेंसी कौन सी है करंट टाइम पे, ये भी आप लोग अगर सर्च करके बता सकते हैं तो बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूरोप में सोशलिज्म की स्टार्टिंग कब से होती है? तो याद रखिएगा, रशियन रिवॉल्यूशन के स्टार्ट होने से। रशिया क्योंकि आधा पार्ट यूरोप में आता है कि नहीं बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर रशिया में ऐसा कुछ होगा तो यूरोप में भी हो रहा है मतलब। तो 1970 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, अक्टूबर 1917 में रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ, और इसके बारे में कहा जाता है, इसका कारण क्या था? ये सबसे बड़ा अंपायर था। आपने देखा ना कितना बड़ा अंपायर था ये। ठीक है, और ये पूरा का पूरा रेड हो गया, मतलब यहां पे एक तरीके से वॉर हुई, ब्लड शेडेड वॉर हुई, लोग लाखों की संख्या में यहां पे मारे गए। बात समझ में आई कि नहीं? तो उसी के कारण रशिया में रेवोल्यूशन होता है। रीजन वैसे बहुत सारे हैं, अभी आगे हम चैप्टर में देखते चलेंगे। तो याद रखिएगा, रशियन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट होता है? 1917 में। ध्यान रखिएगा, ये मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था, मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था, ये ध्यान रखिएगा। आपने देखा था कि 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उससे आपको कौन कौन से प्रिंसिपल मिले थे? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मिले थे। कैसे मिले थे? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। जैसे कि एग्जांपल के लिए इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट मिला था, वहां से लिबर्टी का कॉन्सेप्ट मिला था, और रूल बाय द लॉ, कानून के थ्रू शासन। ये सारे के सारे प्रिंसिपल आपको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के थ्रू मिले थे। वहीं पे रशियन रेवोल्यूशन के थ्रू आपको क्या मिलेगा? रशियन रेवोल्यूशन के थ्रू आप देखोगे कि शक्ति, जो पावर है, वो ट्रांसफर हो जाएगी
फ्रॉम जार टू आप वर्किंग क्लास, किससे डिवाइड हो जाएगी, किसके हाथों में पावर चली जाएगी, फ्रॉम जार जो वहां का किंग था उसके हाथ से छूटकर सारी की सारी पावर्स चली जाएंगी वर्किंग क्लास के लेबर्स, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनके हाथ में पावर्स पूरी की पूरी चली जाएंगी। और ये जितने भी रशियन पीपल्स थे, वर्कर्स थे, ये सब लोग किस आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे, तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से। याद रखना, किस आइडियोलॉजी से, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे सारे के सारे लोग। उसी में लेनिन भी था, लेनिन भी इसी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड था। और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ने ही रशिया में रेवोल्यूशन कराया, ये ध्यान रखिएगा, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ने ही रशिया में रेवोल्यूशन कराया। इसका सबसे बड़ा झटका वेस्टर्न वर्ल्ड को लगा। वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब बेटा आपका अमेरिका, आपका जो है इधर जितनी भी कंट्रीज है, आपके फ्रांस, स्पेन, ये सब कंट्रीज को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि ये कौन सा सिस्टम फॉलो करते थे, कैपिटलिस्टिक सिस्टम फॉलो करते थे। कौन सा, कैपिटलिस्टिक सिस्टम फॉलो करते थे। और वहीं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी किस टाइप के सिस्टम को फॉलो करने की बात करता है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने की बात करता है। याद रखिएगा, सोशलिस्ट सिस्टम को फॉलो करने की बात करता है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी किस तरह के सिस्टम को फॉलो करने की बात करता है, सोशलिस्ट, समाजवाद। याद रखिएगा, जिसमें कॉमन पीपल्स की बात की जाए। और जहां पे सोशलिस्ट और कैपिटलिस्टिक में एक छोटा सा डिफरेंस समझिए। यहां पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी कहती है कि जो भी वर्क किया जाएगा वो पीपल वेलफेयर के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा बेटा, पीपल वेलफेयर के लिए। वहीं कैपिटलिस्टिक सिस्टम कहता है कि जो भी वर्क किया जाएगा वो फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से वर्क किया जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है और बाकी इसको डिटेल में मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आगे चलिए, इसके कारण क्या हुआ, इसने कहीं ना कहीं एक डिबेट का मुद्दा दिया सभी लोगों के बीच में कि कौन सी गवर्नमेंट, कौन सा सिस्टम ज्यादा बेटर है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को ही मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, या कैपिटलिस्टिक सिस्टम, कौन सा बेटर है। अगले 70 सालों के लिए यह डिबेट कंटिन्यूअस रहती है और आज के समय में भी यह डिबेट है। याद रखिएगा, आज भी यह चीज कंपैरिजन होता है कि कौन सी आइडियोलॉजी ज्यादा बेटर है, कौन सा सिस्टम ज्यादा बेटर है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बेटर है या कैपिटलिस्टिक सिस्टम बेटर है। तो आपने अभी तक बेसिक में क्या देखा कि रशियन रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग कब से होती है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है मॉडर्न टाइम पे, और आपने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से रशियन रिवॉल्यूशन डिफरेंट कैसे था। जहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका कैपिटलिस्टिक सिस्टम को फॉलो करता है, वहीं पर रशियन रिवॉल्यूशन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी या आपके सोशलिस्ट सिस्टम को फॉलो करता है। ये ध्यान रखिएगा। आपने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में पावर्स वगैरह लिबरल्स के हाथ में गई, वहीं पे रशियन रेवोल्यूशन में पावर्स जो है वो वर्कर्स के हाथ में आएंगी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स होंगे, फार्मर्स होंगे, आपके पीजेंट्स होंगे, उनके हाथ में पावर्स ट्रांसफर होंगी। ये बात समझ में आई कि नहीं सभी को? यहां तक का नोट्स आप सभी लोग प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक आपका हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके।